नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ आज कुछ मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को भी साथ लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल एडू कैंपस पर। तो जो भी हमारे भाई बंधु अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर गेटिंग द क्लास नोटिफिकेशन। दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए जो भी प्रश्न लेके आया हूँ वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न इसमें दिया गया। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर का है अमेरिका, ख यूके, ग सोवियत संघ और घ इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है वो है ऑप्शन नंबर क, इसका सही हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से केवल मौलिक अधिकार ही नहीं, मौलिक अधिकार के साथ साथ न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्थाएं को भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और मूलभूत अधिकार जो है भाग नंबर कितना में है? तो जो भाग नंबर इसका है हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में अंकित किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद संख्या 12 से लेके 35 तक में बताया गया है किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। तो आप इसे भी याद रखेंगे। इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान नोट में बताया कि भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? कुल 7 थे। तो एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। किसको दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। इसको हटा देने के बाद जो है अब जो हमारे मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। और ये सवाल आता है एग्जाम में कि ये मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था वो किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था? तो आप याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। इसी के आधार पर जो है क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूलाधिकार दिया गया है? क भाग नंबर 2 और ख ऑप्शन दिया गया भाग नंबर 1 और ग ऑप्शन दिया गया भाग 4 और घ ऑप्शन दिया गया है भाग 3। तो इसका क्या होगा ऑप्शन सही? तो जो मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया हूँ कि भाग नंबर कितना दिया है? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद संख्या कितना से कितना बताया है? 12 से लेके 35। तो 12 से लेके 35 अनुच्छेद में बताया गया है मौलिक अधिकार के विषय में, जो कि भाग नंबर 3 में है। और भाग नंबर 1 को भी याद रखेंगे। भाग नंबर 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का है। 1 से लेके जो 4 तक अनुच्छेद है वो भाग नंबर 1 में आता है और इसमें भारत राज्यों का संघ है ये बताया गया है। उसके बाद क नंबर ऑप्शन भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता के संबंध में बताया गया है, जो कि नागरिकता जो है अनुच्छेद संख्या 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, तो नागरिकता के संबंध में बताया गया कितना में? भाग नंबर 2 में। और भाग नंबर 4 को भी याद रखेंगे। भाग नंबर 4 में जो डीपीएसपी के बारे में बताया गया, किसके बारे में? डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? मूल अधिकार जो है भाग नंबर 3 में है। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? क नंबर ऑप्शन 3 डिग्री सेल्सियस, ख 5 डिग्री सेल्सियस, ग 0 डिग्री सेल्सियस, घ 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक बिंदु भी याद रखेंगे। क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 4 नंबर, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है क, अपने पास ये पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ख, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। या
घ प्रकाश वेदन नहीं देते हैं। घ सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो हम लोग गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोग को देखते हैं कि श्वेत वस्त्र नहीं पहनता है, क्योंकि श्वेत वस्त्र में गर्मी कम लगती है। तो गर्मी कम लगने का क्या रीज़न होता है कि जो भी वो अपने पर आने वाली जो प्रकाश होती है, वो सभी प्रकाश को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। और सभी प्रकाश को जब वो रिफ्लेक्ट कर देगी तो बिल्कुल भी इसमें गर्मी महसूस नहीं होगा। और जब गर्मी महसूस नहीं होगा तो क्या होगा, शीतलता प्रदान करेगी। और इसीलिए लोग जो है गर्मी के मौसम में श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। लेकिन काले वस्त्र पहनते कब है? काले वस्त्र पहनते हैं ठंडे के मौसम में। काले वस्त्र में क्या होता है कि जो भी प्रकाश आता है वो सभी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जब ऑब्जर्व कर लेता है यानी कि अवशोषित कर लेता है, तो इसकी वजह से जो काले वस्त्र में क्या होता है, गर्मी महसूस होती है और ठंडी पहुंचता है वो उसे वे क्या करती है, परावर्तित कर देते हैं। अगला सवाल है, दो धातुओं को सोल्डरन किस गुण के कारण होता है? तो जो दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर क परासरण के कारण, श्यानता के कारण, ग पृष्ठीय तनाव के कारण, या असंजन के कारण। किसके कारण होगा? इसका सही जवाब होगा असंजन के कारण। असंजन के कारण जो है दो धातुओं का जो सोल्डरन हो पाता है। देखिए दोस्तों, जब दो धातु को जोड़ा जाता है तो उसके गैप में जो सोल्डर होता है, सोल्डर के धातु में ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। जब ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है तो सोल्डर के धातु पिघल जाती है और किसकत्व गुण के कारण इसमें क्या होती है, जमा हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद ये दो धातु आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। जुड़ जाती है तो ये किस गुण के कारण जुड़ती है? असंजन गुण के कारण। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? क नंबर ऑप्शन निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण, या निम्न तापमान के कारण। देखिए दोस्तों, बादल का जो कण है ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ होता है बादल। और इसके कण का जो घनत्व है इतना कम होता है कि वायुमंडल में तैरने लगता है। और यही बादल संघनन होने के बाद क्या होती है, बूंदे बनकर ये फिर धरती पर क्या होती है, वापस गिरने लगती है। तो अब ऐसा क्यों होता है? जब गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर जाके वहाँ की हवा को क्या करती है, फिर से वहाँ पर उठने के बाद वो ठंडा हो जाती है। जब ठंडा हो जाती है तो बादल में संघनन उत्पन्न होता है और यह बादल बूंद में बदल जाती है। बूंद में बदलने के बाद जो है धरती पर नीचे गिरने लगती है और इसी कारण वर्षा होती है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन बर्फ में। क्या होगा इसका सही जवाब? तो निम्नलिखित में से अधिक जलन जो है भाप में उत्पन्न होती है। भाप में सबसे ज़्यादा जलन उत्पन्न होती है, इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। और गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना वो अवस्था में परिवर्तन कर देती है। इसी को क्या कहते हैं? उस गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो गुप्त ऊष्मा के कारण ही भाप में क्या होती है, जलन उत्पन्न होती है। तो इसे आप याद रखेंगे, किसके कारण? गुप्त ऊष्मा के कारण। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? क केवल ठोस और द्रव में, केवल द्रव और गैस में, ग केवल गैस और ठोसों में, घ ठोस द्रव गैस में होता है। किसमें होता है? तो चलिए दोस्तों, मैं संवहन की सबसे पहले परिभाषा बता दूं तो अपने आप उसका जवाब दे पाएंगे। संवहन किसको कहते हैं? संवहन तरल पदार्थ और गैस, तरल पदार्थ और गैस का जो छोटा छोटा अणु है उसके स्थानांतरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, ऊष्मा का संचलन होता है। एक गैस का जो अणु होता है, इसका जो अणु है वो इसके स्थानांतरण के द्वारा इसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचलन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। तो संवहन याद रखेंगे, तरल में होता है और गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल द्रव और गैस में होता है। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क नंबर मरकरी तापमापी का प्रयोग करते हैं, या फिर ख प्लेटिनम
ताप वैद्युत उत्तापमापी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है अधिकतम तापमान कितना माप सकते हैं, 1600 डिग्री सेल्सियस। 1600 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान हम इसे माप सकते हैं ताप वैद्युत उत्तापमापी के द्वारा। और ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी को भी याद रखेंगे। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा जो है 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान हम उसे माप सकते हैं। ठीक है। और इसका एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो द्रव का जो है तापमापी होता है, द्रव तापमापी से आप जो है -30 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान माप सकते हैं। और गैस का जो तापमापी होता है, गैस तापमापी उसमें जो होती है 500 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उसको माप सकते हैं। तो सबसे अधिकतम किस में हुआ, ताप वैद्युत उत्तापमापी में, क्योंकि इसमें जो है 1600 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान माप सकते हैं। ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है। ऊपर वाले प्रश्न क्या था कि बहुत उच्चतम तापमान को किससे मापा जाता है, और निचला प्रश्न है निम्न तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है। 10 नंबर प्रश्न, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, पारद थर्मामीटर के द्वारा, या अधिकतम पठन थर्मामीटर के द्वारा, या निम्नतम पठन थर्मामीटर के द्वारा, किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए दोस्तों, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्नतम तापमान को मापा जाता है। ठीक है। किसके द्वारा, एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। एल्कोहल थर्मामीटर का जो हिमांक है वो कितना होता है, इसका जो हिमांक होता है माइनस में 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। -112 डिग्री सेल्सियस होता है इसका हिमांक। कितना होता है, क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इसी की वजह से जो ये उच्चतम तापमान को मापने में उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन निम्नतम तापमान को मापने में उपयुक्त होता है कौन सा, एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है करंट अफेयर से 11 प्रश्न, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य सुधार के लिए कौन सी पहल शुरू की है। अनमाया स्वास्थ्य, अनामोली कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा अनमाया। जो जनजातीय मामले का मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय स्वास्थ्य सुधार के लिए कौन सी पहल शुरू की है, अनमाया। ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शोध पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुपेश नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लॉन्च किया है। तो इसे आप याद रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 28 जनवरी 1950। सबसे पहले जो अदालत, एक हाई कोर्ट है, वो सबसे पहले कहाँ का बना था, कलकत्ता में बना था। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के तहत जो पहले हाईकोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित एथलीट में से किसे छत्तीसगढ़ बिरानी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, हिमा दास ऑप्शन दिया गया है, अंकिता सिंह, दुत्ती चंद, अपूर्वा चंदेला। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा जो एथलीट है छत्तीसगढ़ बिरानी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, वो दुत्ती चंद को सम्मानित किया गया है। ठीक है। दुत्ती चंद को 14 अप्रैल 2021 आप ऑप्शन नंबर क को भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क में जो हिमा दास दिया गया है वो हिमा दास को क्या कहते हैं, ढिंग एक्सप्रेस। ठीक है। तो ढिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, हिमा दास को कहते हैं। ठीक है। इसे याद रखेंगे। बाकी आप याद रखेंगे ये भी कि छत्तीसगढ़ बिरानी पुरस्कार जो 2021 किसे सम्मानित किया गया है, दुत्ती चंद को। अब छत्तीसगढ़ आ ही गया तो छत्तीसगढ़ के बारे में बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से साझा करती है, भारतीय राज्यों से। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के 7 राज्यों से साझा करती है। ठीक है। कौन कौन, MP, UP, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये 7 राज्य है जिससे क्या करती है, छत्तीसगढ़ अपनी सीमा को साझा करती है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है,
छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ का सीएम जो है भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल। तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल है और यहाँ का जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके है यहाँ का राज्यपाल। ठीक है, अनुसुईया उइके। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है? लोकसभा सीटें यहाँ की है 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें यहाँ की कितनी है? 90 है। तो ये भी एक्स्ट्रा में आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा सीटें कितनी है? 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। ठीक है। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है इसको भी याद रखेंगे। नेशनल पार्क यहाँ का कौन कौन है? नेशनल का पार्क है कांगड़ वैली, जो सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है, कांगड़ घाटी, है ना। हमें चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। फाम मिनचिन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? का ऑप्शन मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस। कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है फाम मिनचिन को? तो आप याद रखें वियतनाम के राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? फाम मिनचिन को। और वियतनाम की राजधानी को भी याद रखें। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। अब अगला प्रश्न है 15 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एकजुटता कर लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर का विश्व बैंक, ख एशियाई विकास बैंक, ग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन जो है एकजुटता कर चलाया है? एकजुटता कर जो है लगाने का घोषणा किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किया है। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा एकजुटता कर लगाने की घोषणा की गई है। तो आप याद रखेंगे इसको। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 में थी इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और इसका जो हेड है वो कौन है? सॉरी, हेड नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसका क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है। और साथ ही साथ इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो वर्तमान में गीता गोपीनाथ जो यहाँ आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। अब इसमें से विश्व बैंक आ गया, तो विश्व बैंक के बारे में जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास ये इसका अध्यक्ष है विश्व बैंक का। ठीक है। एशियाई बैंक का स्थापना कब हुआ था? एशियाई बैंक का स्थापना तो 1966 में हुआ था। 19 दिसंबर 1966 में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल खत्म हो चुका है। आज का सवाल है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें। इसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। तो मैं जानता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है क्योंकि अभी नया चैनल खुला है। तो प्लीज़ आप इसके लिए परेशान न हो और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूं। अगर कुछ भी त्रुटि हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी।